भारत और पाकिस्तान के बीच 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से रिश्ते तल्ख हैं। 6 मई से 10 मई के बीच भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के रूप में दिए माकूल जवाब ने पड़ोसी दुश्मन देश की कमर तोड़ दी है। जंग जैसे हालात के बीच 78 साल पुराना वह जख्म भी हरा हुआ है जो पाकिस्तान के कायदे आज़म रहे मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिद से पैदा किया था। विभाजन और पाकिस्तान का जन्म। न जाने कितने लोग अपनों से बिछड़े, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आ गए। लाखों कत्लेआम हुए। 1947 के बाद किसी का सदा के लिए पाकिस्तान हो गया तो किसी का हिंदुस्तान। आपस में बनी सरहदी दीवारों ने भारत के दो भाग कर दिए। इस विभाजन के बाद भारत और बाद में अमेरिका में अपने जीवन की अंतिम सांस लेने वाली खुद मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी डीना वाडिया भी थी। उनके अब्बाजान ने उनके लिए नए मुल्क की व्यवस्था तो कर दी, पर वह कभी रही नहीं। आइए जानते हैं डीना वाडिया के पाकिस्तान न चुनने के पीछे का कारण क्या था। जिन्ना की बेटी डीना से कई बार उनके पिता के समर्थकों ने पाकिस्तान आने को कहा, लेकिन वह राजकीय मेहमान के रूप में नहीं आना चाहती थी। वह अपने प्यारे पापा की यादों से घिरी मुंबई में अपने जीवन के अंतिम दिन बिताना चाहती थी, लेकिन उनकी यह आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई। 8 साल पहले यानी 2 नवंबर 2017 को 98 साल की उम्र में न्यूयॉर्क में डीना वाडिया का निधन हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना की इकलौती संतान डीना वाडिया तब से सोशल मीडिया और कुछ अखबारों के कॉलम में गलत सूचनाओं का शिकार भी हुई। कुछ अज्ञानी लोगों ने दावा किया कि उनके पिता ने अपनी बेटी से संबंध तोड़ लिए थे और अपनी मृत्युशैया पर भी उनसे मिलना नहीं चाहते थे। दुर्भाग्य से इन तथाकथित इतिहासकारों के लिए तथ्य उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और सिंध असेंबली ने तब 3 नवंबर को डीना वाडिया को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा था। उनके पिता द्वारा बनाए गए देश में उनका बहुत सम्मान किया जाता था। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि डीना वाडिया मुंबई में अपने पिता के घर के मालिकाना हक को लेकर भारत सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। उन्होंने वकील श्रीकांत दोईजोडे के माध्यम से मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि वो अपने दिवंगत पिता की इकलौती कानूनी वारिस और मुंबई स्थित साउथ कोर्ट, जिसे जिन्ना हाउस भी कहा जाता है, की मालिक है। जिन्ना ने यह संपत्ति 1939 में अपनी बहन फातिमा जिन्ना को दी थी। हालांकि उनकी वसीयत किसी भी अदालत में रजिस्टर्ड नहीं थी। फातिमा जिन्ना ने कभी भी इस संपत्ति पर कोई दावा न किया, न उन्होंने कभी शादी की या उनके कोई बच्चे थे जो इस पर दावा कर सके। यही कारण है कि डीना खुद को साउथ कोर्ट की एकमात्र मालिक मानती थी। इसलिए उन्होंने 2007 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पिता की मृत्यु को अब लगभग 60 साल हो गए और मुझे मेरे उस घर से वंचित कर दिया गया जहां मैं बड़ी हुई और शादी होने तक रही। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इसे मुझे वापस कर दें। उन्होंने इस पत्र में वादा किया था कि वो इस घर का उपयोग केवल अपने रहने के उद्देश्य से करेंगी और इसका व्यावसायिक शोषण नहीं करेंगी। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से कोई जवाब नहीं आया था। भारत सरकार इस संपत्ति पर दक्षिण एशियाई कला और संस्कृति केंद्र स्थापित करना चाहती थी। पाकिस्तानी सरकार इस विवाद में कूद पड़ी और मालिकाना हक का दावा किया था। वह अपने मुंबई वाणिज्य दूतावास कार्यालय को साउथ कोर्ट में स्थानांतरित करना चाहती थी। डीना वाडिया के लिए पाकिस्तानी सरकार को दूर रहने के लिए कहना आसान था, लेकिन उन्होंने कभी किसी से संपर्क नहीं किया। कई लोगों ने कहा है कि जिन्ना ने 1938 में एक गैर मुस्लिम से शादी करने के बाद अपनी बेटी से कभी मुलाकात नहीं की। यह बिल्कुल गलत है। सच है कि जिन्ना अपनी इकलौती बेटी को 1938 में नेविल वाडिया से शादी करने के बाद से खुश नहीं थे। उन्होंने शादी समारोह में कभी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उन्हें अपने ड्राइवर के माध्यम से गुलदस्ता जरूर भेजा था। इतिहासकार ख्वाजा रजी हैदर ने अपनी पुस्तक रूटी जिन्ना, जिन्ना की पत्नी पर आधारित, ऑक्सफोर्ड द्वारा 2010 में प्रकाशित, में दीना के पिता को लिखे कुछ पत्र शामिल किए हैं। 28 अप्रैल 1947 को बंबई के कम्बला हिल में पेद्दार हाउस से लिखे उनके पहले पत्र में डीना ने जिन्ना को माय डार्लिंग पापा कहकर संबोधित किया है। वो पाकिस्तान के सिद्धांतों की स्वीकृति पर बधाई के साथ शुरुआत करती हैं और कहती हैं, मैं आपके लिए बहुत गर्वित हूँ और खुश हूँ। जिन्ना ने अपनी अंतिम वसीयत 1939 में लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं अपने निष्पादकों यानी एग्जीक्यूटर्स को 2 लाख रुपए अलग रखने का निर्देश देता हूँ, जिससे मेरी बेटी को अपने जीवन भर या अपनी मृत्यु तक हर महीने 1000 रुपये की आय 6% की दर से मिलेगी और उसकी मृत्यु के बाद उसके बच्चों, चाहे वो पुरुष हो या महिला, के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी। डीना वाडिया 1943 में अपने पति से अलग हो गई थी। उनकी एक बेटी और एक बेटा था। जिन्ना 1947 से पहले मुंबई में अपनी बेटी और पोते पोतियों से कई बार मिल चुके थे।
नाती नुस्ली वाडिया के पास आज भी वह टोपी है जो उनके नाना ने उन्हें 1946 में मुंबई में उपहार में दी थी। उस समय वह केवल 2 साल के थे। नुस्ली की मां ने फिर कभी शादी नहीं की। उन्होंने अपने बच्चों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया और जब उनके बेटे एक बड़े व्यापारिक दिग्गज बने तो अमेरिका में बस गई। वह वापस आना चाहती थी लेकिन अपने पिता द्वारा बनाए गए घर में रहना भी चाहती थी। हालांकि उनकी आखिरी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। कहा जाता है कि वह पहली बार सितंबर 1948 में अपने पिता के मृत्यु के समय पाकिस्तान आई, जब प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने उनके लिए एक विशेष विमान भेजा था। 1948 और 1967 के बीच वह चुपचाप अपनी बुआ फातिमा जिन्ना से मिलने 2 बार आईं, लेकिन 1967 में उनके निधन पर कभी नहीं गई। डॉक्टर जैदी ने बेनजीर भुट्टो से उन्हें कई बार आमंत्रित करने को कहा था, लेकिन डीना ने मना कर दिया। फिर मार्च 2004 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और भोपाल के पूर्व नवाब के वारिस शहरयार खान ने नुस्ली वाडिया के माध्यम से संपर्क भी किया और उन्हें लाहौर में भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखने का न्योता भी दिया था। कनाडा में पाकिस्तान के तत्कालीन उच्चायुक्त तारिक अजीम उस समय सरकार में सेनेटर और मंत्री थे। वह लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में चेयरमैन बॉक्स में डीना वाडिया के बगल में बैठे थे और उन्हें उनके साथ हुई बातचीत याद है। अजीम ने डीना से पूछा कि उन्होंने इस दशकों में पाकिस्तान का दौरा क्यों नहीं किया, तो डीना का जवाब था, मेरा पाकिस्तान में कोई नहीं है जिससे मैं मिलने जाऊं, मेरा परिवार भारत में है। अजीम ने उन्हें बताया कि पूरा पाकिस्तान उनका परिवार है, लेकिन वो अपने पिता के नाम का फ़ायदा नहीं उठाना चाहती। वो मैच में अधिक दिलचस्पी ले रही थी, लेकिन उस शाम भारत को पाकिस्तान को हराते हुए देखे बिना ही स्टेडियम से जल्दी निकल गई। उस यात्रा के दौरान उन्होंने लाहौर में मोहम्मद इकबाल के मकबरे का दौरा किया, जो उनके पिता के करीबी दोस्त थे। साथ ही पुराने शहर में उनकी हवेली का भी दौरा किया। उन्होंने इकबाल के पोते यूसुफ सलाउद्दीन को धूम्रपान करने के लिए डांटा और रात के खाने की मेज पर पाकिस्तान की आलोचना में शामिल होने से इनकार कर दिया। वो राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से भी नहीं मिली, लेकिन दोनों सरकारों के शांति निर्माण के प्रयासों का चुपचाप समर्थन किया। कराची में अपने पिता के मकबरे पर उन्होंने विजिटर्स बुक में लिखा, पाकिस्तान के लिए उनका सपना सच हो। उनकी मृत्यु के साथ भारत पाकिस्तान के साझा अतीत का एक और धागा टूट गया है। शायद यह दोनों राष्ट्रों के लिए अपने भविष्य के लक्ष्यों और सपनों पर विचार करने का क्षण है। क्या हम वर्तमान की कड़वाहट को अतीत पर हावी होने देंगे? क्या हम कुछ लोगों के कुकर्मों के लिए अपनी पूरी आबादी को दोषी ठहराएंगे? आखिर डीना के डार्लिंग पापा और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी चाहते थे कि दोनों देश विचारशील पड़ोसियों की तरह साथ रहें, लेकिन पाकिस्तान आज तक सिर्फ छलावा करता आया है। धोखे के वो तीर आज तक हम पर मारता है। उसे यह भी पता है कि भारत से उसे हमेशा मुंह की खानी पड़ती है।